वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि मतलब मुझे बहुत सारे बच्चों ने कुछ क्वेरीज पूछी और बच्चों ने भी पूछा और लोगों के भी क्वेरीज रहते हैं कि हम जैसे कि कुछ स्कैन करवाने जा रहे हैं, सीटी एमआरआई में करवाने जा रहे हैं, तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। जैसे बच्चे आते हैं जो फ्रेशर्स बच्चे हैं या जो भी कॉलेज स्कूल्स में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं, और जो लोग पेशेंट्स अटेंडेंट या पेशेंट्स आ रहे हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ों के डाउट्स हैं कि हमें किस में क्या करना चाहिए, किस चीज में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं आज हम बेसिक्स में बताऊंगा कि रिक्वायरमेंट्स को कैसे कैसे हम पता करेंगे, और वो मैं आपको इस बोर्ड में थोड़ा बहुत दिखा दूंगा कि किस में लिख के बताऊंगा कि अच्छा किस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। और मैं सिटी के लिए और एमआरआई के लिए अलग अलग एक वीडियोस बनाऊंगा पर्टिकुलरली। तो आज मैं एटलीस्ट आपको सिटी के बारे में बताऊंगा कि सिटी में कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखने, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं हर स्कैन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग। ठीक है, तो अपना टॉपिक है आज सिटी की रिक्वायरमेंट, जो सिटी स्कैन होता है हमारा। ठीक है, सिटी स्कैन, तो उसमें पेशेंट्स पोजीशन क्या रिक्वायरमेंट है पेशेंट्स का, उसके पहले कि किसमें केएफटी चाहिए किसमें नहीं चाहिए, पेशेंट प्रिपरेशन क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या रहता है। ठीक है, किसमें फास्टिंग की जरूरत है कि नहीं। तो ये वीडियोस दोनों के लिए हेल्पफुल होगी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अभी नए नए ट्रेनिंग्स पे आए हैं, और जो लोग स्कैन करवाते आते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीजें अवेयर हो जाएंगी कि क्या क्या निकालना चाहिए। ठीक है, तो मैं भी आपको प्लेन के बारे में बता देता हूं कि कहीं भी जगह डॉक्टर ने लिखा है एनसीसीटी लिखा है, तो मतलब ये क्या है, प्लेन है, नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बेसिक्स बता चुका हूं, बट मैं थोड़ा सा और राइटिंग तो थोड़ा ज्यादा नहीं, बस टॉपिक्स पर ध्यान देखो। तो नॉन कॉन्ट्रास्ट क्या है, नॉन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं देंगे। कंप्यूटर टोमोग्राफी वो सिटी की फुल फॉर्म है। ठीक है, कंप्यूटर मींस कंप्यूटर के द्वारा जांच हो रही है। ठीक है, टोमो मींस किसी भी पर्टिकुलर एक पार्ट्स के बारे में उसकी ग्राफी की जा रही है। टोमो का मतलब यहाँ पे आता है, टोमो का मतलब स्लाइस से मतलब हो गया, किस चीज की स्लाइस की बात हो रही है, किसी टिश्यू, हम किस पे काम कर रहे हैं, हम टिश्यू पे काम करेंगे, तो किसी भी टिश्यू पे क्या काम हो रहा है उसकी ग्राफी की स्टडीज को हम टोमोग्राफी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एनसीसीटी होता है। ठीक है, अब मानो कि एनसीसीटी होता है और एक होता है सीसीटी। ठीक है, अभी सीसीटी की बात करते हैं। आपको एनसीसीटी यहां तक समझ में आया, अब हम बात करेंगे सीईसीटी की। सीईसीटी, तो ये सीईसीटी क्या है, कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, तो इससे ये पता लगा सीईसीटी जहां लिखा रहेगा वहां पे कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट टोमोग्राफी हो रही है। टोमोग्राफी का तो मैंने बता दिया आपको क्या मतलब है, कंप्यूटर टोमोग्राफी का मतलब। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या था, कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट, किसी चीज के अंदर कॉन्ट्रास्ट को डालेंगे और उसका एनहेंसमेंट होगा। ठीक है, तो किसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट डाल सकते हैं, हम फिर किसी बात आते हैं, टिश्यू की बात कर रहे हैं। हम क्या देखने वाले हैं सिटी में, टिश्यू देखने वाले हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को देखने वाले हैं, बॉडी किसी भी कुछ भी फाइंडिंग्स है तो उसके अलावा उसको हम कॉन्ट्रास्ट को एनहेंस में, कोई ट्यूमर आ रहा है, कोई लीजन आ रहा है, कोई मास आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो जब हम उसको देंगे, कॉन्ट्रास्ट को देंगे, तब उसका एनहेंसमेंट होगा। एनहेंसमेंट मीन उसका फिर उसकी फाइंडिंग्स को पता लगेगा। ठीक है, तो फाइंडिंग्स पता लगेंगी। ठीक है, तो ये होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी का मतलब, सीईसीटी का मतलब कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट कंप्यूटर टोमोग्राफी। अब क्या होता है बेसिक्स क्या है, बेसिक्स बताता हूं आपको। कि अभी आप आए हो, नए आए हो, तो आपको बोला, आप क्लास में आए हो कि फर्स्ट में होगा कि भाई जो एनसीसीटी के लिए पेशेंट लेटा दो और सीईसीटी के लिए पेशेंट लेटा दो। ठीक है, मैंने बोला भाई देखो दो तरीके से हैं, मैं दो हम जस्टिफाई कर लेते हैं। ठीक है, एक होता है ये, एक मैं एनसीसीटी लिख देता हूं और एक का लिखता हूं सीईसीटी। ठीक है, अब क्या बात, मतलब मान लो कि एनसीसीटी ब्रेन है, सबसे ऊपर हम, सबसे छोटा क्या है, सबसे कॉमन स्टडी क्या है भाई, गवर्नमेंट, और इसको हम कई बार लिखा था ब्रेन प्लेन। ठीक है, सिटी ब्रेन प्लेन। ठीक है, सिटी ब्रेन प्लेन मान लो, चलो इसको भी हम इसको लिख देते हैं कि सिटी ब्रेन प्लेन हो रहा है। ठीक है, ये सेम चीज है। ठीक है, ये नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटर टोमोग्राफी और एनसीसीटी मतलब क्या कहते हैं, सिटी ब्रेन प्लेन सेम चीज है, बट इसमें डिफरेंशिएशन क्या है कि ये दोनों ही नॉन कॉन्ट्रास्ट है, बट लिखने का तरीका अलग है। अलग कुछ भी नहीं है, ये नॉन कॉन्ट्रास्ट है, ये भी नॉन कॉन्ट्रास्ट है, प्लेन दोनों वर्ड। बट अब क्या कहते हैं, अब सीईसीटी की बात करेंगे, सीईसीटी ब्रेन और ब्रेन कॉन्ट्रास्ट, सिटी ब्रेन कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, इस पर लगा दो सिटी ब्रेन कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, अब देखो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप क्या कहते हैं जांच करवाने आ रहे हो हॉस्पिटल में, या कोई बच्चा
इसके बारे में पता कर रहा है कि अच्छा इसके और इसके मेन में डिफरेंस क्या है, कि अगर किसी को हमने बोला कि भैया जाओ इसका मेन डिफरेंस बता दो, तो मेन डिफरेंस क्या है, अगर आप जैसे आप पेशेंट हो, पेशेंट आए हो या पेशेंट अटेंडेंट बन के आए हो, तो आपको एक पता लगेगा अगर आप सिटी ब्रेन इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, बट इसमें ध्यान रखना है कि आपके जो हेड के एरियाज में ऑर्नामेंट जो भी पहना हुआ आपने, चाहे वो आपने कानों में ईयर रिंग्स पहना हुआ हो या नोज पेन पहना हुआ, वो निकाल देना चाहिए। क्यों निकाल देना चाहिए? उसका क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा, सब में मेटल को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी मेटल रिमूव करना चाहिए, क्योंकि इसका आर्टिफैक्ट क्यों मैं कह रहा हूं कि मेटल रिमूव करना चाहिए, क्योंकि उसका आर्टिफैक्ट आता है। क्या आता है? आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट से क्या हो सकता है? आर्टिफैक्ट से ये हो सकता है कि पेशेंट जो आर्टिफैक्ट्स आएगा उससे आपकी इमेज अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए कभी भी आप जांच करवाने जाओ हॉस्पिटल्स में, और या जो बच्चे पढ़ रहे हैं या उसको या हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने हैं, तो इसलिए बच्चे उनको निकलवाना है, क्योंकि जो हमारी इमेज आएगी वो डिस्टॉर्ट आएगी, बहुत सही नहीं आएगी, और उसमें आर्टिफैक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाए। अगर मानो कि आर्टिफैक्ट्स, अगर उसके वजह से आर्टिफैक्ट हो, वहीं पे लीजन हो, मास हो, वो दिखेगा नहीं उस नोज पेन ईयर पेन पे, क्योंकि अब जैसे कि हम ये एमआरआई नहीं है, मैं एमआरआई में जाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि आपको गोल्ड निकालने की जरूरत नहीं है, वो उसका एक अलग टॉपिक है, बट अभी मैं फिलहाल सिटी के लिए बात कर रहा हूं। तो क्या होगा, मेटल को रिमूव करना पड़ेगा और आर्टिफैक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए हमें ये निकालना चाहिए, ठीक है। कभी भी आप हॉस्पिटल्स में आओ तो ये सब निकाल के आओ, देखो कि वहां पे कुछ ना हो, ठीक है। अब अगर सपोज कि ये सीसीटी ब्रेन है और सिटी ब्रेन कॉन्ट्रास्ट है दोनों चीज ही सेम, बट इसमें क्या प्रिकॉशंस रखना है, सेम इसमें भी मेटल को निकालना है, मेटल रिमूव होना चाहिए, ठीक है, मेटल रिमूव होना चाहिए। और दूसरा, अगर सीईसीटी है तो इसके अंदर फास्टिंग की रिक्वायरमेंट है। फास्टिंग इन सेंस, फास्टिंग क्या कहते हैं, एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स चाहिए हमें, 4 आवर्स, ठीक है, 3 to 4 आवर्स फास्टिंग रिक्वायरमेंट है, मतलब इसके लिए आपको खाली पेट आना चाहिए, ठीक है। अब मेटल रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि इस आर्टिफैक्ट। दूसरा, इसके लिए हमें क्रिएटिन होता है, जो क्रिएटिन की रिपोर्ट आती है वो आता है केएफटी बोलते हैं उसको, कई जगह केएफटी बोलते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, और या नहीं तो हम बोल सकते हैं इसको, उसका एक होता है रीनल फंक्शन टेस्ट, आरएफटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दोनों सेम चीज है, बस नाम अलग है। केएफटी, अगर पेशेंट बस बोलो कि मेरे पास केएफटी नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे पास केएफटी नहीं है बट मेरे पास आरएफटी है, तो सेम चीज ही है। उसमें रीनल फंक्शन टेस्ट देख रहे हैं और उसमें किडनी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि रीनल पेल्विस से जा रहा है, तो वो किससे जुड़ा हुआ है, वो किडनी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही टेस्ट सेम है, तो दोनों में ही वैल्यूज आएंगी आपकी क्रिएटिन की, ठीक है, क्रिएटिन आता है वैल्यूज, ठीक है। तो क्रिएटिन देखना है पेशेंट्स का कि क्रिएटिन कितना है पेशेंट्स का। दूसरा, ये भी देखना है कि इसका, अगर मान लो कि उसका जैसे कि आप क्रिएटिन में अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग वैल्यू देते हो, जैसे 0.52 होता है 1.3, ठीक है, ये इसकी नॉर्मल रेंज है, ये इसकी नॉर्मल रेंज है, ठीक है, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। तो बट सपोज कि कहीं कहीं ये नॉर्मल रेंज, जैसे हर डायग्नोस्टिक्स की, मतलब हर उसकी क्लिनिक्स की या डायग्नोस्टिक्स की या लैब की रिपोर्ट डिफरेंस हो सकती है, ठीक है, डिफरेंशिएट हो सकती है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको क्रिएटिन होना चाहिए आपके पास, आप टेस्ट करवाने जाओ तो, क्योंकि आप जैसे जाओगे तो वहां पे जो भी टेक्नोलॉजिस्ट है, सिटी टेक्नोलॉजिस्ट है, तो वो जो बैठा होगा उसका पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप फास्टिंग पे हो कि नहीं हो, या आपके केएफटी या रीनल फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट है कि नहीं। उसके बाद अगर मानो कि आपका इसमें एज फैक्टर भी काम करता है, एज फैक्टर इसमें काम करेगा, ठीक है, और इसमें नहीं काम करेगा, किसी भी एज का हम कर सकते हैं, बट इस एज फैक्टर में मानो कि 1.3 से ज्यादा क्रिएटिन है, तो हम ईजीएफआर भी निकालेंगे, ईजीएफआर, ठीक है। ईजीएफआर एक ग्लोबुलिन फ्लो क्या कहते हैं, उसका रेट है, मेजरिंग रेट होता है, ठीक है। इसको लिए पढ़ लेना, मैं इसको बता दूंगा, इसका ईजीएफआर क्या होता है। ये फिल्ट्रेशन रेट है, ठीक है, फिल्ट्रेशन का एक वो होता है, तो उससे क्या है, वो भी आपको निकालना, मतलब आप जैसे क्या कहते हैं, वो कैलकुलेटर है, ईजीएफआर कैलकुलेटर आता है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ईजीएफआर कैलकुलेटर क्या होता है। उसमें हम जो पेशेंट का क्रिएटिन आया है, क्रिएटिन को डालेंगे, उसकी पेशेंट का एज, उसकी वेट को डाल के हम उसको जब उसके डालेंगे तो ईजीएफआर वैल्यू आ जाएगी। तो अगर पेशेंट का ईजीएफआर 50 मतलब 50 तक है तो हम कर सकते हैं, बट 50 से बिलो है, 50 से बिलो है तो हम स्कैन नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। उसमें आपको नेफ्रो क्लियरेंस चाहिए, क्या चाहिए, नेफ्रो की क्लियरेंस। अगर मानो कि तुम्हारा ईजीएफआर उसका 50 से ज्यादा आ गया, ठीक है, 50 से ज्यादा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 55 आ जाए, 51 आ, 50, बट 50 से बिलो है तो आपको तो क्या कहते हैं, नेफ्रो की क्लियरेंस चाहिए, नेफ्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से क्लियरेंस चाहिए। इसमें देखो, और दूसरा जो बच्चे, अब ये जो था ये बेसिक सबके लिए था, सबको बताना चाहिए, बट इसमें क्या है, दोनों में जो बच्चे सीख रहे हैं, मतलब जो ट्रेनिंग्स में, इसमें हम दोनों इन दोनों के अंदर क्या करना है, हमें कंसर्न साइन करने हैं, कंसर्न साइन होने चाहिए, कंसर्न सिग्नेचर दोनों में रिक्वायरमेंट है। बट इसमें क्या है, इसमें प्लेन का कंसर्न साइन होगा, प्लेन कंसर्न की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्लेन स्टडी कर रहे हैं, और इसमें सीसीटी कर रहे हैं, तो हमें इसमें मतलब इसमें हमें कंसर्न कॉन्ट्रास्ट का चाहिए, कंसर्न क्या चाहिए,
कॉन्ट्रास्ट का चाहिए, ठीक है। क्यों कॉन्ट्रास्ट का चाहिए? क्योंकि हमें उसको पता करना पड़ेगा कि कोई भी उसको क्या कहते हैं मेडिसिन जो हम ओमनी पैक कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, ओमनी पैक की एक अलग सेशन में बात करेंगे, बट मैं बताता हूं कि ओवरऑल तो ओमनी पैक अगर कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं तो उससे उसको रिएक्शन के चांसेस हैं कि नहीं है, उसको कभी पास्ट किडनी की हिस्ट्री रही है कि नहीं है, कभी किसी मेडिसिन से रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीजें आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। उसका नॉर्मल क्रिएटिन है कि नहीं, उसके अंदर डालना पड़ेगा, और सारी चीजें उससे पूछनी पड़ेंगी कि आपने कभी ये स्टडी करवाई है कि नहीं करवाई, कभी आपको उस स्टडी से कभी एलर्जीज हुई है कि नहीं, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, क्यों आया है हमारे पास, कब से उसकी फाइंडिंग से, ये सारी चीजें हम पूछेंगे, ठीक है। कंसर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों कंसर्न इंपॉर्टेंट है? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीमेल के कंडीशंस में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको सारी चीजें। जब आप जाओ तो सबसे पहले जब भी आप रेडिएशन, क्योंकि आप रेडिएशन, सीटी से क्या मतलब है, वो रेडिएशन का एक पार्ट है, ठीक है, रेडिएशन की बात हो रही है। अगर रेडिएशन इज हार्मफुल फॉर बॉडी तो ये ध्यान रखना है, सिटी यूजफुल फॉर बॉडी ऑल्सो, बट इट इज सिटी इज हार्मफुल फॉर द बॉडी ऑल्सो। दो चीजें हैं। वो किस लिए यूजफुल है? यूजफुल है हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट अननेसेसरी इसको देंगे तो उसके लिए दिक्कतें भी हैं। अगर पेशेंट मान लो कि चाहे वो एनसीसीटी करना चाहे सीसीटी करना, रिक्वायरमेंट अगर फीमेल है, अगर वो लेस देन 50 है, ठीक है, तो आपको कंपलसरी ही पूछना है उसका एलएमपी क्या होना चाहिए, एलएमपी, ठीक है, एलएमपी पूछना है या पीरियड्स पूछ लेना है, ठीक है। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए आपको। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कब आए, इसको ये बोलते हैं, एलएमपी होता है, ठीक है। और पीरियड्स तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, इसमें तो कुछ मैं आपको जगह बता नहीं सकता। तो ये एलएमपी रिक्वायरमेंट है इफ द फीमेल पेशेंट इज लेस देन 50 इयर्स ओल्ड, ठीक है। सीईसीटी और एनसीसीटी। अब सीईसीटी से तो आपको पता लग गया, नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटर कोड है, सीईसीटी से अब बात आती है, बच्चे आते हैं भैया कि सर इसमें एनजीओ लिखा है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्वेश्चन ही है। अब एनसीसीटी है तो चाहे वो ब्रेन का हो, मतलब प्लेन जहां भी हो, ब्रेन है, स्पाइन है, ठीक है, एब्डोमेन है, ठीक है, क्या कहते हैं कैल्शियम स्कोरिंग हो रहा है, ठीक है। कैल्शियम स्कोरिंग बच्चे डिफरेंस हो जाता है कि यार सर उसमें भी सेम कोरोनरी की तरह लेता है ना, नहीं, कैल्शियम स्कोरिंग अलग चीज है, उसमें कोई भी हम कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट नहीं, बॉडी में कॉन्ट्रास्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ब्रेन है, स्पाइन है, एब्डोमेन है, चेस्ट है, एचआरसीटी चेस्ट है, एनसीसीटी ब्रेन है, एनसीसीटी पीएनएस है, ठीक है, एचआरसीटी टेम्पोरल बोन है। अब ये एचआरसीटी टेम्पोरल बोन, ये भी चलो ये अच्छा आ गया, मैं इसको बता देता हूँ। अब ये क्या है, एचआरसीटी का भी मतलब होता है प्लेन ही होता है, ये भी, इसमें भी कोई ऐसा नहीं होता कि ये कॉन्ट्रास्ट है। आप लोग कई बार होता है एचआरसीटी चेस्ट आया सर, इसमें कुछ अलग वो लेना है सर, इसके लिए भी कंसर्न ले। अब एचआरसीटी के लिए जब आके बाद बच्चे पूछ लेते हैं सर एचआरसीटी चेस्ट होना है, सर ये क्या कोई कॉन्ट्रास्ट का तो स्टडी नहीं है? नहीं, कॉन्ट्रास्ट की स्टडी नहीं है ये, ठीक है। एचआरसीटी जहां भी लिखेगा कॉन्ट्रास्ट की स्टडी नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है। एक अलग तरह की विंडो आ जाती है जिस हाई रेजोल्यूशन का, तो इसमें हाई रेजोल्यूशन का काम हो रहा है, बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस में काटा जा रहा है उसको, मतलब बहुत थिकन पार्ट में काटा जा रहा है। और एचआरसीटी चेस्ट में तो एक लंग विंडो ही अलग से आ जाती है, जो सब में हम वो विंडो नहीं देते हैं, ठीक है। मीडियास्टर्नम विंडो और क्या कहते हैं बोन विंडो सब में कॉमन होती है, बट इसके अंदर जो होता है एचआरसीटी चेस्ट में, वो एक लंग विंडोज अलग से आती हैं। क्या आती है? लंग विंडोज अलग आती है, किसके लिए? एचआरसीटी चेस्ट के लिए। और एचआरसीटी टेम्पोरल बोन जो होती है, वो एचआरसीटी टेम्पोरल बोन में उसमें भी हाई रेजोल्यूशन काम कर रहा है, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी भी प्लेन स्टडी है, बट इसमें क्या है, बहुत 0.5 के छोटे से भी एमएम में वो मतलब कान का इतना सोफिस्टिकेटेड पार्ट है, इतना छोटा एरिया, उसको बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस में काट रही है, इसलिए उसका हाई रेजोल्यूशन। और ये सब प्लेन के ही जांच है, ठीक है, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है। जहां भी चाहे वो एनसीसीटी लिखा हो चाहे वो प्लेन लिखा हो, सब एक बात है, ठीक है। सब में चाहे किसी भी पार्ट का हो, जहां प्लेन लिखा है तो प्लेन का, टेम्पोरल एचआरसीटी लिखा है तो सारा वो प्लेन ही है। अब सीसीटी में बात करेंगे, और कोई सा भी हो, किसी भी पार्ट का हो सकता है, हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, कुछ भी, कोई सा भी बॉडी की पार्ट सीसीटी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब क्या है, इसमें हमें वीनस, अब सीसीटी के, अब इसमें बेसिकली हमने वीनस फेस देखना होता है। क्या देखना होता है? वीनस फेस। अब जहां भी सीसीटी लिखा होगा तो आप मान लो तो इसको वीनस फेस को देखना है, ठीक है, वीनस फेस को देखना है, इसलिए इसको सीसीटी, इसमें आर्टेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। क्या नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। सीसीटी होगा कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट कंप्यूटर टोमोग्राफी, वो किसी भी पार्ट का हो सकता है, और ये बेसिकली किसको देखने के लिए होता है? वीनस फेस को देखने के लिए करते हैं, वीनस फेस को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरा, वीनस फेस को देखने के लिए करते ही करते हैं, और तो इसमें ऐसा वीनस फेस को, हाँ, इसके लिए क्या प्रिपरेशन की बात कर देता हूं। प्रिपरेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? प्रिपरेशन ये है कि हम इसमें 4 to 5 आवर्स फास्टिंग चाहिए, ठीक है, केएफटी चाहिए, किडनी फंक्शन टेस्ट चाहिए, ठीक है। और कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास नहीं होते, आप जिस एरिया का भी करवाने आ रहे हो, आप उसके अंदर आप
उस एरिया, मतलब आप हैंड का करवाने आए हो, जिस एरिया करवाने आए हो वहां से मेटल नहीं होना चाहिए, मेटल ऑब्जेक्ट्स नहीं होना चाहिए बॉडीज में। मेटल ऑब्जेक्ट्स मतलब मैं बाहर की बात कर रहा हूं मेटल ऑब्जेक्ट्स की। अगर इन सिटी में तो अगर कोई इंप्लांट बॉडी के अंदर है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, वो चलेगा। हमारे पास बहुत सारे OMR सीक्वेंसेस होते हैं, OMR लगा के हम करते हैं। मेटल OMR क्या है? एक क्या कहते हैं, मेटल रिडक्शन टेक्निक है जो हम यूज करते हैं मेटल के आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। बट जो हम निकाल सकते हैं, जो पेशेंट निकाल सकता है, जो रिमूवल मेटल से, उसको निकाल देना चाहिए, ठीक है, जिससे आर्टिफैक्ट रिड्यूस हो जाए और स्कैन अच्छा है, ठीक है। ये हो गया आपका CCTs की बात होगी। सारे CCTs में क्या है? CCT हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, कोई सा भी हो, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट रखना है? वीनस फेस देखना है, ठीक है। कोई भी CCT चल रहा है तो हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, वीनस, तो ये किस लिए देख रहे हैं हम? वीनस फेस को देखने के लिए कर रहे हैं। इसमें हमें आर्टेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्या इसका प्रिपरेशन क्या चाहिए? प्रिपरेशन 4 to 5 आवर्स चाहिए, और KFT चाहिए, किडनी फंक्शन टेस्ट चाहिए, ठीक है। मेटल ऑब्जेक्ट्स उस एरिया से निकाल देना चाहिए, और उसके पास मेटल ऑब्जेक्ट, और हमारे पास एक टेक्निक होती है मेटल आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, OMR लगाने के लिए, ठीक है। अब इंटरनल अगर उसके पास कोई भी लगा हुआ है, इंटरनल वो पेशेंट्स के पास है, तो आपको उसकी हिस्ट्री लेनी है, कौन सा मेटल है, ठीक है। अगर कोई मेटल इंप्लांट से, तो OMR टेक्निक यूज करेंगे। वो क्या कहते हैं? एक मेडिकल क्या कहते हैं, मेटल रिडक्शन टेक्निक है, जिससे हम मेटल के आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। वो इनसाइड सिस्टम्स की बात है, ठीक है। अब ये CCT के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, जितना मुझे लगता है। तो अभी मैं क्या, उसमें मैंने CCT बस छोड़ा था, अब मैं क्या, एनजीओ पे बात आ रहा है, ठीक है। अब एनजीओ क्या होता है? अब मानो कि कोई, अब एनजीओ है और ट्रिपल एनजीओ हो रहा है, ट्रिपल फेज हो रहा है, TRI ट्रिपल फेज हो रहा है, ठीक है, फेज हो रहा है, और या ट्रिपल रूल आउट हो रहा है। या कोरोनरी एंजियोग्राफी पे, ये सब क्या है? एंजियोग्राफी के ही पार्ट है, ठीक है। कोरोनरी हो रही है, कोरोनरी एंजियोग्राफी हो रही है, या CABG हो रही है, CABG हो रही है, ठीक है, CABG हो रही है। ये बाईपास, मतलब बाईपास ग्राफ्ट होता है, ठीक है, कोरोनरी एंजियो बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है। ये इसके भी, ये भी एक एंजियोग्राफी है, ठीक है, एंजियोग्राफी है, CABG एंजियोग्राफी, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है? अगर आप ट्रिपल फेस कर रहे हो, ट्रिपल या पेरिफेरल एंजियो कर लो, पेरिफेरल एंजियो, ठीक है, पेरिफेरल एंजियो हो गया, ट्रिपल फेज हो गया, ट्रिपल रूल आउट, कोरोनरी एंजियोग्राफी, सारी एंजियोस, सारी तरह के एंजियोस किसी भी पार्ट्स के हो सकते हैं, ऑल पार्ट्स, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है डिफरेंस, ठीक है। ट्रिपल फेज क्या है? वो सिर्फ लीवर को देखने के लिए करते हैं, लीवर को ही देखने के लिए ट्रिपल फेज करेंगे। किसको देखने के लिए करेंगे? लीवर को। लीवर के 3 फेजेस होते हैं, आर्टेरियल, आर्टेरियल, पोर्टल और वीनस, ठीक है। आर्टेरियल फेस, पोर्टल फेस और वीनस फेस। जहां भी ट्रिपल फेस लिखा होगा, समझ जाना कि वो क्या है, लीवर के बारे में देखना है, और उसकी हिस्ट्री पढ़ लेना, तो पता लगेगा कि कुछ ऐसा उसको कोई लीवर डिजीज है उसको, या लीवर लीजन है, कोई मास है, कुछ ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से वो ट्रिपल फेस करवाने आया है। इसमें भी क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट तो मैं बताऊंगा आपके नेक्स्ट उसमें, पहले इसको। अभी ट्रिपल रूल आउट क्या है, ठीक है। अभी एंजियो क्या, एंजियो हर पार्ट्स की हो सकती है, मैं एक एक करके समझाता हूं, तो आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा थोड़ा, एक एक करके समझा देते हैं। अब एंजियोग्राफी जो है ऑल पार्ट्स की हो सकती है, और इसकी किसी भी पार्ट्स की हो सकती है, कोई भी पार्ट होगा उसकी एंजियोग्राफी हो सकती है। बट एंजियोग्राफी में क्या देखना है? इसमें क्या कहते हैं, 4 to 5 आवर्स फास्टिंग रिक्वायरमेंट है, फास्टिंग रिक्वायरमेंट है। और क्या है? फास्टिंग रिक्वायरमेंट होगी, 4 to 5 आवर्स फास्टिंग रिक्वायरमेंट। उसके बाद KFT की रिपोर्ट, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, या रीनल फंक्शन टेस्ट, RFT, ठीक है। रीनल फंक्शन टेस्ट, KFT सब सेम है। 4 to 5 आवर्स फास्टिंग। मेटल्स रिमूव होने चाहिए सारे, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए बॉडीज में, ठीक है। तो ये क्या एंजियोग्राफी हर पार्ट्स की हो सकती है, ठीक है। अब क्या है इसमें हमें क्या देखना है? अब ये तो मैंने कॉमन सबके लिए बता दिया कि भैया ये सब नहीं होना चाहिए, तो सबको समझ में आ गया। चाहे बच्चा हो रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है, या कोई भी स्कैन करवाने आ रहा है, वो क्या है। अब मैं टेक्निकल, अब बच्चों को समझाने की कोशिश करूं, तो ये उनको क्या देखना है जो स्कैन करेंगे। इसमें हम किसी भी पार्ट का अगर एंजियोग्राफी है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इसके अंदर 2 फेजेस इंपॉर्टेंट है, एक तो आर्टेरियल फेस और एक वीनस फेस, ठीक है। इसीलिए एंजियोग्राफी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, इसीलिए एंजियोग्राफी का प्रोटोकॉल्स अलग है। एंजियोग्राफी में क्या हम 2 फेस इंपॉर्टेंट देखते हैं, आर्टेरियल फेस और वीनस फेस, ठीक है।
इसीलिए एंजियोग्राफी जो लिख रहे थे इसमें 4 to 5 आवर्स फास्टिंग रिक्वायर्ड है, KFT रिक्वायर्ड, मेटल ऑब्जेक्ट्स, और ये तो सबके लिए है, ठीक है, पेशेंट्स के लिए भी, पेशेंट अटेंडेंट्स के लिए भी, और किसी को नॉलेज लेनी हो उसके लिए भी। बट अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो ट्रेनिंग्स पे बच्चे आ रहे हैं उनके लिए भी सारी इंपॉर्टेंट है। और उनको पता लगा कि इसमें हम आर्टेरियल फेसेस देखेंगे, आर्टरीज में भी उसको क्या दिक्कत है वो देखेंगे, और वीनस फेस भी, वेन्स में भी क्या दिक्कत है दोनों में देखेंगे। बट सीसीटी में क्या था, सिर्फ वेन को देख रहे थे हम, वीनस फेस को देख रहे थे, ठीक है, वेन्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो उसको बेसिकली देखने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हो गया एंजियोग्राफी के बारे में मोटा मोटा। अब आ जाते हैं हम, ट्रिपल फेस होता है कोई चीज ना, आप लोगों ने सुना होगा भाई, पेशेंट को, ये पेशेंट आया बहुत कॉमन है कि ट्रिपल फेस होना है भाई सर। तो अब बच्चे फिर ये एंजियोग्राफी और सीसीटी तो पता था, ये ट्रिपल फेस क्या आ गया नया चीज, ये तो हमें पहली बार सुना है। तो फिर दोबारा आता है ट्रिपल फेस। ट्रिपल फेस, अब ट्रिपल फेस किसके लिए होगा, ये लीवर के लिए होगा, ठीक है। इसके लिए क्या क्या होगा, आर्टेरियल, पोर्टल और क्या होगा, वीनस। कौन से 3 फेजेस होंगे इसमें, जब ट्रिपल फेज आ रहा है तो इसमें क्या क्या देखने वाले हैं हम, लीवर को ही देखने वाले हैं, लीवर के अलावा जितने भी वो एनाटमीज है, आर्टेरियल को भी देखने वाले हैं, आर्टरीज को भी देखने वाले हैं, पोर्टल वेन को भी देखने वाला है, और वेन्स को भी देखने वाले हैं, तीनों को ही देखेंगे। इसमें भी क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें भी 4 to 5 आवर्स फास्टिंग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। KFT और रीनल फंक्शन टेस्ट RFT, ठीक है, और मेटल्स रिमूव होने चाहिए, मेटल रिमूव, और जितने भी सीसीटी है उनमें कंसर्न सीसीटी हो चाहे एनसीसीटी हो, कंसर्न प्रॉपर भरने चाहिए, कंसर्न होना चाहिए। कंसर्न में किसका, कॉन्ट्रास्ट का, इसमें एनजीओस में कुछ अलग सा नहीं है, कॉन्ट्रास्ट वाले में सब में कॉन्ट्रास्ट, जितने भी ट्रिपल फेज है सब में ही कॉन्ट्रास्ट देना है, ये सारे कॉन्ट्रास्ट स्टडीज ही हैं, ठीक है। चाहे मैंने अभी एंजियोग्राफी बताया, इसमें कॉन्ट्रास्ट का एनहेंसमेंट कर रहे हैं बॉडी में, तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें कॉन्ट्रास्ट जब जहां देना है तो हमें कॉन्ट्रास्ट का कंसर्न साइन होना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट कंसर्न अलग होते हैं, कॉन्ट्रास्ट का कंसर्न अलग साइन होगा और प्लेन का कंसर्न अलग साइन होगा। और इसमें क्या क्या देख रहे हैं हम, अगर कहीं ट्रिपल फेज लिखा है तो आपको पता लगा 3 फेजेस की बात हो रही है, किसके, कौन से 3 फेजेस, आर्टेरियल, पोर्टल और वीनस। और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 4 to 5 आवर्स फास्टिंग, KFT रिक्वायरमेंट है, और मेटल्स को रिमूव करना है, और कॉन्ट्रास्ट कंसर्न साइन होने चाहिए, ठीक है। ये सारा, और पेशेंट्स को सब कुछ बताना है आपको कि ये आपकी जांच कर रहे हैं। और इसमें एक और चीजें, जितने भी हम कॉन्ट्रास्ट स्टडीज कर रहे हैं सब में क्या लगेगा, कैनुलेशन लगेगा। अभी तक के ये मैंने नहीं बताया था आपको, जितने भी कॉन्ट्रास्ट, चाहे सीसीटी कर रहे हो चाहे एंजियोग्राफी कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, ठीक है। आप सीसीटी कर रहे हैं तो उसमें क्या कहते हैं, अब कैनुलेशन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे जैसे जैसे पढ़ाता हूँ मैं वैसे सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगने लग जाते हैं, फिर वो बहुत घंटे की वीडियोस हो जाती हैं। अब वो होता है कैनुलेशन पे आ जाते हैं थोड़ा बहुत, फिर मैं जल्दी से खत्म करूंगा। कैनुला लगाते हैं, ठीक है। अब कैनुला क्या होता है, पेशेंट को कैनुलेशन IV कॉन्ट्रास्ट देना ना, इंटरवेनस कॉन्ट्रास्ट देना है इंटरवेनस के थ्रू। तो कैनुलेशन क्या होता है, अब हमें कैनुलेशन के लिए अगर हमारे CCT लगाना है, CECT करना है, तो हमें इसमें कितने का, 20 का और 22 गॉस का कैनुला चल जाएगा। बट एंजियो करना है, ठीक है, एंजियो करना है या ट्रिपल फेस करना है या ट्रिपल रूल आउट करना है, ट्रिपल रूल आउट करना है, ठीक है। अभी ट्रिपल रूल आउट में नेक्स्ट स्टेप पे आऊंगा, ट्रिपल फेस खत्म कर दिया मैंने, एंजियो खत्म कर दिया, अब ट्रिपल फेस पे, ठीक है। कोई भी कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी है, ठीक है, किसी तरह का भी कुछ एंजियोग्राफीज होनी है, तो उसमें कितने का कैनुला में रिक्वायरमेंट है, 18 गॉस का कैनुला रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 18 गॉस का कैनुला रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें भी अगर ट्रिपल फेस की बात करें तो इसमें भी 18 गॉस का कैनुला रिक्वायरमेंट है। ट्रिपल रूल आउट में भी हमारे पास 18 गॉस का कैनुला रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्यों रिक्वायरमेंट है, इसके भी तो क्वेश्चन आएगा ना कि सीसीटी में 20 और 22 गॉस का कैनुला चल जाएगा, ठीक है, बट एनजीओस में 18 गॉस का ही कैनुला क्यों चलेगा, ट्रिपल फेज में 18 गॉस का, ट्रिपल रूल आउट या कोई भी कोरोनरी एंजियोग्राफी है, CABG है, सब में 18 गॉस का कैनुला चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें फ्लो रेट तेज देना है, मतलब एज कंपैरिजन एंजियोस में, क्योंकि आर्टरीज में आर्टरीज में ऑलरेडी बहुत तेज ब्लड सप्लाई है, ठीक है, तो हमें उससे तेज थोड़ा सप्लाई करके तभी देख पाएंगे, ठीक है। तो हमें जब बड़ी वेन में लगाएंगे, जब हम बड़ी वेन्स को में जब उनसे कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट करेंगे तो हमें बड़ा, क्योंकि उसका फ्लो रेट हम ज्यादा रखते हैं। अगर हम जब हम अपने इंजेक्टर से जब फ्लो रेट ज्यादा दे रहे हैं तो हमें बड़ा कैनुला चाहिए, क्योंकि अगर सपोज कि उसमें बैक एंड फोर्थ का अगर उसका मूवमेंट हुआ
तो बाहर आ सकता है कैनुला, उसका रप्चर हो सकता है अगर छोटा कैनुला हो, क्योंकि उसकी हर कैनुलेशन की स्पीड रिक्वायरमेंट है कि इतने ही पीएसआई से आप उस स्पीड्स को दे सकते हो कैनुला, मतलब इतने पीएसआई से आप, ठीक है, इतने पीएसआई से आप उसको कॉन्ट्रास्ट फ्लो करवा सकते हो बॉडी में, नहीं तो उसका रप्चर हो जाएगा। क्या होता है पीएसआई, ठीक है, अब पीएसआई भी एक अलग सब्जेक्ट है जहां मैं बताऊंगा आपको कि कितना प्रेशर लगता है एक क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर एक एरिया पे, वो पीएसआई को निकालने का प्रेशर की एक इक्विपमेंट है ये, ठीक है। प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं उसका उसके बारे में पता करते हैं हम, ठीक है। तो पीएसआई क्या होता है, क्या इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता लग गया एनजीओ जितने भी होंगे। अभी कोरोनरी है, कोरोनरी एनजीओ, या इसको कार्डिक एनजीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सारे पर्टिकुलर हार्ट के लिए हैं। क्या हो रहे हैं, हार्ट के लिए ही देखने को, इसमें कोरोनरी आर्टरीज को देखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें सीएबीजी है, सीएबीजी, ठीक है। ये भी क्या है, कोरोनरी बाईपास ग्राफ्ट, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। तो इसमें क्या कर रहे हैं, बाईपास को देखने के लिए कर रहे हैं। ये भी ये अलोंग देखने को कर रहे हैं, हार्ट के रिलेशन को देखने के लिए कर रहे हैं। ये भी क्या सीएबीजी एनजीओ ही होती है, ठीक है। कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ एग्जाम में आ जाए कुछ आ जाए तो बहुत कंफ्यूज नहीं हो जाना चीज़ों को लेकर, भाई क्या आ गया, इतना डरना नहीं है चीज़ों को लेकर। चीज़ें पता रखनी है कि भैया इसमें क्या, कोरोनरी में क्या देखना है, कोरोनरी आर्टरीज को देखना है, किसके अलाउंग होंगी, वो सारी हार्ट के अलाउंग होंगी। सीबीजी क्या है, कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियो बाईपास ग्राफ्ट। तो इससे पता लगा कोरोनरी की एंजियो हुई है, उसका बाईपास किया है डॉक्टर सर्जन ने, कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन ने उसका बाईपास किया है, बाईपास सर्जरी होनी है या हो चुकी है, ठीक है। दोनों ही केस में एंजियोग्राफी होती है, ठीक है। एक तो उन्होंने काट के जो भी आर्टरीज को जोड़ा है, दूसरों को जोड़ा है, ठीक है, लीमा रीमा, वो तो मेरी आप सीबीजी की वीडियोस देखोगे तो बहुत डीप में बहुत तरीके से बताया है मैंने, बहुत एक्सप्लेनेशन किया प्रॉपर, सीबीजी क्या होता है, कोरोनरी क्या होता है, बाद में भी मैं कहीं बना दूंगा, बट फिलहाल ये हार्ट के अलोंग्स का ही देखना है। इसमें भी अगर आपको लिखना है तो इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है सिनेरियो। इसमें सिनेरियो क्या है, इसमें जैसे कि फास्टिंग वाला तो है ही है, 4 to 5 आवर्स फास्टिंग, केएफटी और रीनल फंक्शन टेस्ट, आरएफटी, और कोई भी पहले भी कोरोनरी आर्टरीज आपका, अगर कोरोनरी आर्टरीज हैं तो आप इससे पेशेंट से क्या क्या लोगे, ठीक है। अगर 4 to 5 आवर्स फास्टिंग चाहिए, केएफटी चाहिए, और इसमें कैनुला चाहिए 18 गॉस का, 18 गॉस का कैनुला चाहिए। 18 गॉस का मीन्स 18 गॉस ही, और कुछ नहीं होगा उसके अंदर, ये दिमाग में डाल लेना चीजें। 18 गॉस का कैनुला हो गया, और इसकी कोई भी पास्ट हिस्ट्री, इसके अंदर जो भी उसका इको हुआ हो या ईसीजी हुआ हो, ईसीजी हुआ, इको या ईसीजी, इको हुआ हो या ईसीजी हुआ हो, ये सब कुछ लेना है। या उसके पहले ग्राफ, जितने भी ग्राफ की स्टडीज हुई हो, या उसको कोई भी स्टंटिंग हुआ हो, ठीक है, कोई भी स्टंट डाला हो, स्टंटिंग की भी उसकी सारी हिस्ट्री चाहिए होती है, हिस्ट्री चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए, ये सब आपको ही पोस्ट प्रोसेस करना होता है, ठीक है। स्टंटिंग की हिस्ट्री चाहिए होती है भाई, उसको स्टंट डाले हैं तो उसकी हिस्ट्री तो होगी ना, तभी तो आप बना पाओगे, ठीक है। कैसे स्टंट दिखता है, इको में क्या चेंजेस आए थे, ईसीजी में क्या चेंजेस थे, ग्राफ्ट क्या कहते हैं, इसमें क्या है, उसकी ग्राफ्ट कोई भी स्टडी रही हो पहले की तो वो लेनी है, स्टंटिंग की हिस्ट्री लगी है तो उसकी लेनी है, वो सारे कुछ हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, पेशेंट से आप लोगे तभी आपके लिए यूज टू हो जाएगा। तो ये क्या है, कोरोनरी या सीएबीजी के लिए ये सारा कुछ रिक्वायरमेंट है। और इसमें एक और चीज रिक्वायरमेंट, अगर इसके अंदर ये भी रिक्वायरमेंट है, पेशेंट की पल्स 60 to 70 के बीच में होनी चाहिए, बीट्स पर मिनट, 60 to 70 हार्ट रेट होनी चाहिए इसके लिए, 60 to 70 बीट्स पर मिनट चाहिए, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो हम इसके अंदर मेडिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, मेडिकेशन करते हैं। मेडिकेशन कौन सी मेडिकेशन करते हैं इसमें, ठीक है। 60 to 70 से हार्ट रेट नहीं है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मेडिकेशन करेंगे। कौन कौन सी मेडिसिन होती है, एक होती है बीटा लॉक, गंदी ही राइटिंग लिख दे रहा हूं एकदम, मुझे अच्छी राइटिंग लिखनी पड़ेगी। बीटा लॉक देते हैं, एल्प्रेक्स देते हैं, और क्या देता है, इवाब्रेडिन देते हैं। इवाब्रेडिन उस कंडीशन में देते हैं अगर किसी पेशेंट को अस्थमा की डिजीज हो तो इवाब्रेडिन देंगे। बीटा लॉक और एल्प्रेक्स दोनों ही पेशेंट को देते हैं। बीटा लॉक 100 mg में देते हैं, ठीक है, और एल्प्रेक्स 0.5 mg, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये तो काम रेडियोलॉजिस्ट का है एडवाइस करने का, बट आपको ही पता होना चाहिए कि कौन कौन सी दवाइयां चलती हैं। बीटा लॉक चलती है, एल्प्रेक्स चलती है, इवाब्रेडिन चलती है। ये दोनों, जो बीटा लॉक है वो क्या कहते हैं, मेडिसिन के फॉर्म में देंगे,
और उसको आईवी भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं, और उस क्या बोलते हैं कैप्सूल, वो उसको मतलब मेडिसिन भी दे सकते हैं, ठीक है, मेडिसिन की फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज इसके लिए क्राइटेरिया, दोस्तों कोरोनरी के लिए इतने सारे क्राइटेरिया फॉलो होंगे, सोच रहे हो? इसीलिए मैं आपको एक कह रहा था कि मैं इसको, इसीलिए मैं वीडियो जब बनाता हूँ बहुत लॉन्ग टाइम चलती रहती हैं, क्योंकि अब मैं कोरोनरी ही समझाने, कोरोनरी के बारे में पढ़ाने लगे तो क्या हार्ट के बारे में दोनों ही, कोरोनरी पढ़ना है, सीएबीजी पढ़ना है, ये दोनों ही उसके लिए ही हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसी में आप अगर आप सीएबी, अब मैं इसके अंदर ही आपको चीजें बताऊं तो तावी होता है, तावी भी जो होगा वो उसी के लिए ही होता है। अगर आप तावी होता है ट्रांस आयोटिक वॉल रिप्लेसमेंट, वॉल का रिप्लेसमेंट, इसके अंदर वॉल का रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, या होना है या हो चुका है या होगा, ठीक है। ये सब हार्ट के अलोंग ही है सब कुछ, ठीक है। हार्ट के अलोंग क्या है, कोरोनरी भी है, सीएबीजी भी है, तावी भी है। तावी क्या है, ट्रांस आयोटिक वॉल का रिप्लेसमेंट होला है। किसी को सुन रहे होगे आपने कि इसका वॉल, इसमें वॉल का रिप्लेसमेंट हो गया, इसमें उन्होंने जोड़ दिया, क्या कहते हैं, बाईपास कर दिया, ठीक है, बाईपास ग्राफ्ट कर दिया, इसमें कोरोनरी में कोई उन्होंने स्टेंट डाल रखा है, या उसको कैल्शियम है, कैल्शियफिकेशन हो रखी है पेशेंट को, ये सब कुछ देखने के लिए ये सारा कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तावी में भी हम क्या कहते हैं, सीएबीजी भी मतलब कोरोनरी भी करते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी भी करते हैं, और क्या कहते हैं उसका हम, अब मैं आपका भी फिर बताऊंगा कि आपको एरिया कितना कितना लेते हैं, वो मैं थोड़ा बहुत बता भी रखा आपको अपनी वीडियोस में, ठीक है। अब इसमें भी क्या कहते हैं, अब जो तावी है, अगर इसमें कोरोनरी करना है, तावी में हम दो तरह से करते हैं, इसमें कोरोनरी को भी इंक्लूड करते हैं, कोरोनरी भी इंक्लूड होगा, और इसके साथ हमारा क्या कहते हैं, पूरा आर्च ऑफ आयोटा लेते हैं हम, ठीक है, पूरा आयोटोग्राम भी इसमें दो स्टडीज को करते हैं, कोरोनरी प्लस आयोटोग्राम को भी करेंगे, ठीक है, तावी में। और इसमें जब कोरोनरी करेंगे तो सब में फिर आ गया फास्टिंग 60 to 70 बीट्स पर मिनट चाहिए, मतलब हमें 60 से 70 के बीच में ही चाहिए, तभी हम स्कैन अच्छा कर सकते हैं। और मेडिकेशन प्रॉपर, अगर उसके अंदर हार्ट रेट नॉर्मल नहीं है तो मेडिकेशन करेंगे। कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, बीटा लॉक देते हैं, एल्प्रेक्स देते हैं, इवाब्रेटिन देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 4 to 5 आवर्स रिक्वायरमेंट है, और इसमें भी कंसेंट प्रॉपर साइन होने चाहिए। और इसमें एक और चीज, जब भी ये सारी स्टडीज करोगे, आपके साथ पेशेंट के साथ क्या चाहिए, अटेंडेंट चाहिए। अभी तक मैं अटेंडेंट की बात नहीं कर रहा था, इसमें मैंने अटेंडेंट की बात कर दी कि पेशेंट के साथ कोई ना कोई अटेंडेंट रहना चाहिए, ठीक है। मैं अभी भी क्योंकि ये सारा कुछ जब इतना क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो मतलब कुछ तो बड़ी स्टडी हो रही होगी। जब मेडिकेशन कर रहे हैं उसका कब तो कोई ना कोई अटेंडेंट चाहिए पेशेंट को सही से ले जाने के लिए, कुछ उसको उसके बाद के लिए भी उसको कुछ हो, या कोई भी 1% चांस कोई रहता तो अच्छा फील रहता, तो को अटेंडेंट भी रिक्वायरमेंट है, कंसर्न भी प्रॉपर साइन होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट का, ठीक है। ये सारा कुछ किसके लिए मैंने बताया, कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए, सीएबीजी के लिए, तावी प्रोटोकॉल्स के लिए, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, सिनेरियो इतना सारा कुछ लिख दिया है मैंने, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कोरोनरीज के बारे में, इसके अंदर मुझे अब लग रहा है कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। मैंने ट्रिपल फेज बता दिया था आपको कि लीवर की स्टडी है। अब ट्रिपल फेज से आप सोच, अब एक और वर्ड आता है ट्रिपल रूल आउट, ट्रिपल रूल आउट। अब ट्रिपल रूल आउट क्या है, ट्रिपल रूल आउट में हम क्या क्या करना है, इसमें तो हमें 3 चीजें एक साथ देखनी है। ट्रिपल का मतलब 3 हो गया होगा, इसमें हमें क्या क्या देखना है, एक तो हमें पल्मोनरी एंजियोग्राफी देखना है, पल्मोनरी देखना है, पल्मोनरी, मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूं कि बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा है, फिर टाइम बहुत लग रहा है। पल्मोनरी देखना है, आयोटोग्राम देखना है, आयोटा देखना है, और क्या देखना है इसके अंदर, हमें कोरोनरी देखना है। तो ये तीनों ही रिक्वायरमेंट है किसके लिए, ट्रिपल रूल आउट के लिए, ठीक है। बट इसमें उस तरह की कोरोनरी बहुत स्पेसिफिकली नहीं चाहिए, जितना बस मतलब प्रॉपर दिख जाना चाहिए, मतलब हमारे पल्मोनरी में भी कॉन्ट्रास्ट आना चाहिए, आयोटोग्राम में भी कॉन्ट्रास्ट आना चाहिए, और कोरोनरी में भी आना चाहिए। ये है ट्रिपल रूल आउट, ठीक है। ट्रिपल रूल आउट सब क्या सोचे, समझ में आया कि इसमें 3 फेज की स्टडीज होने वाली है। ये भी क्या है, एंजियोग्राफी है, ठीक है। इसमें पल्मोनरी, आयोटा और कोरोनरी होना, तो इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर कि आप हार्ट रेट को बहुत ज्यादा सही स्पेसिफिकेशंस के लिए देखो, इसमें इतना कुछ वो नहीं है, इसमें कोई मेडिसिफिकेशन की इतनी जरूरत नहीं है ट्रिपल रूल आउट्स में। बट हाँ, ध्यान रखना है कि इसमें तो क्या 4 to 5 आवर्स फास्टिंग चाहिए, ठीक है। ट्रिपल रूल आउट में भी 4 to 5 आवर्स फास्टिंग, कंसर्न, ठीक है, अटेंडेंट, KFT, ठीक है, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 18 गॉस का कैनुला,
ठीक है। फास्टिंग ये सब पेशेंट की प्रिपरेशन में है, ये सबके लिए है, चाहे पेशेंट के लिए भी, जो पेशेंट अटेंडेंट है, कोई जो नॉर्मल जानना चाहता है, और ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। उनको तो मेरे टर्मिनोलॉजिकल वर्ड भी समझ में आ रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ पल्मोनरी एंजियोग्राफी क्या होता है, पल्मोनरी किस चीज के लिए होता है, आयोटा क्या होता है, कोरोनरी क्या होता है, तो उनको तो इसके बारे में बताऊंगा। बट ओवरऑल मैं सबको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आसान से आसान कोई चीजें समझना चाहे तो समझ सकता है। तो ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी, ठीक है। ये सब कुछ रहा। अब आपका आता है, अब आप आ जाइए लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी। लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी या तो ऐसे लिखा होगा, या अपर लिम्ब एंजियोग्राफी, या पेरिफेरल एंजियोग्राफी, ठीक है। अब पेरिफेरल एंजियोग्राफी में आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज की स्टडी हो रही है, ठीक है। अब पेरिफेरल तो दोनों, मतलब पेरिफेरल एंजियो को ही लोअर लिम्ब अपर लिम्ब बोलते हैं, बट इसमें आपको देखना पड़ेगा कि अपर का हो रहा है कि या लोअर का हो रहा है, ठीक है। अपर का हो रहा है, पेरिफेरल लिखा है, तो ये भी क्या पेरिफेरल एंजियोग्राफी है, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब होगा तो मान लीजिए ये हमारा जो क्या कहते हैं एब्डोमिनल आयोटा से लेके टिल जो फुट है वहां तक का पूरा ले आ जाएगा इसके अंदर। अपर क्या कहते हैं लोअर लिम्ब के लिए, सॉरी लोअर लिम्ब के लिए। अपर लिम्ब के लिए जो हमारा जो है सेम क्या कहते हैं उससे पल्मोनरी से लेके, मतलब आर्ट्स से लेके, आर्ट्स का जो बाइफर्केशन है वहां से लेके पूरा टिल फिंगर तक इसके अंदर कवर होना चाहिए, ठीक है। एरिया कवरेज की बात कर रहा हूँ, जो सिस्टम में कवर होगा उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फास्टिंग रिक्वायरमेंट है 4 to 5 आवर्स, ठीक है। 4 to 5 आवर्स क्या फास्टिंग रिक्वायरमेंट है। क्रिएटिन रिपोर्ट रिक्वायरमेंट है, 18 गॉस कैनुला रिक्वायरमेंट है, सब में 18 गॉस कैनुला रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखना है सारी चीजें। 18 गॉस कैनुला, क्रिएटिन, 4 to 5 आवर्स फास्टिंग। और क्या रिक्वायरमेंट है, कंसर्ट प्रॉपर होना चाहिए, कंसर्ट कॉन्ट्रास्ट कंसर्ट साइन होने चाहिए। और अगर फीमेल पेशेंट है तो उसका एलएमपी पता होना चाहिए। सब में एलएमपी का क्राइटेरिया, सब में जितने मैंने अभी एंजियोग्राफी जितने भी कॉन्ट्रास्ट कोई सा भी एलएमपी, तो सब में जो सिटी में आ गया पेशेंट उसके लिए एलएमपी रिक्वायरमेंट है ही है, कोई भी उसमें इफ बट नहीं होना चाहिए। if the patient is female, you have to ask the patient what is your the last LMP date, please let me know, that you have to ask the patient, okay, then it is consent sign हो गया। अदर और एक और चीज, मतलब अगर पेशेंट के साथ अटेंडेंट है तो बहुत बेटर, हमेशा एडवाइस करना कि पेशेंट का अटेंडेंट रखना है। अब जो मैंने कोरोनरी जो एंजियोग्राफी जो थी मैंने बताया था आपको, तो मेरी एक चीज छूट गई उसमें कि पेशेंट को क्या कहते हैं उसके अंदर ओवरनाइट फास्टिंग भी रिक्वायर, मतलब क्या कहते हैं उसके अंदर फास्टिंग भी रिक्वायरमेंट होता होगा, कोई लाइट ब्रेकफास्ट भी कर सकता है। दूसरा एक और तरीका होता है लाइट ब्रेकफास्ट, इसलिए कि उसको मेडिकेशन देनी है, वो ब्रेकफास्ट मतलब फास्ट ब्रेकफास्ट लाइट करके आ सकता है। बट उसमें रिक्वायरमेंट क्या, एक और चीज मैं भूल गया था, उसमें दूध कॉफी चाय नहीं पीना होता है, क्योंकि वो गैस बनाएगा, मतलब गैस्ट्रिक बना सकता है, तो जिससे हार्ट रेट ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए उसके अंदर दूध कॉफी चाय को हम एडवाइस करते हैं कि ना लिया जाए पेशेंट, उसको एक जो पहले की जो प्रिपरेशन होती है। इससे समझ में आ गया। पेरिफेरल एंजियो भी, लोअर लिम्ब एंजियो भी और अपर लिम्ब सारे एक ही। अगर पेरिफेरल लिखा है तो आपको पता करना है कि वो क्या क्या है, अपर लिम्ब पेरिफेरल होना है कि लोअर लिम्ब होना है। हाँ, एक और चीज अब इससे याद आ गया मुझे, अगर लोअर लिम्ब है तो आप कैनुला हाथ में ही लगवाएंगे, ठीक है, हैंड्स में कॉमन है जो। बट अपर लिम्ब एंजियो जब करोगे तो आपके अंदर ये पैरों में कैनुला होना चाहिए, किसमें, लेग्स में कैनुला होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। किसमें होना चाहिए, ये आपने, मैंने अभी किसी में ये चीज नहीं बताई आपको, ठीक है, किसी में रिक्वायरमेंट ही नहीं थी इसलिए नहीं बताई। बट अगर अपर लिम्ब कर रहे हैं तो लेग्स में कैनुलेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको ही करना है, ये आपको पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है। एज अ टेक्नोलॉजिस्ट यू हैव टू नो कि लेग्स में कैनुलेशन क्यों होना चाहिए, और इसमें हैंड में या जो भी हम इसमें लगवाते हैं, ठीक है, हैंड्स में या आर्म में जो भी हम लगवाते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि क्यों लगवा रहे हैं, ठीक है। अब लोअर लिम्ब है तो हम हैंड्स और आर्म में लगवा सकते हैं, बट सॉरी लोअर लिम्ब है तो हैंड्स और आर्म में लगवा सकते हैं, बट अपर लिम्ब है तो हमारा लेग्स में ही लगना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना। अभी क्यों होगा ये आप लोग मुझे बताना, या मुझे फिर कभी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो पर्टिकुलरली इस चीज के बारे में, ठीक है। अभी पता लग गया आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई मुझे लगता है जितना, ठीक है। और कुछ भी रहा तो आप डाउट्स है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी तो ऐसा और तो कुछ ऐसा रह नहीं गया जिसको मैं बताऊं आप लोगों को। पल्मोनरी एंजियोग्राफी है तो पल्मोनरी एंजियोग्राफी को मैंने बता ही रखा अपनी वीडियोस में कि पल्मोनरी है। अब वो तो पल्मोनरी वही सेम यही क्राइटेरिया फॉलो होंगे, जितने भी एंजियोग्राफीज हैं उनके अंदर क्राइटेरिया वही फॉलो होंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ओवरव्यूज मैं दे देता हूं आपको थोड़ा सा कि मैंने अभी तक क्या क्या मेरा सिनेरियो रहा इस वीडियोस का, ठीक है।
कि मैंने 2 चीज़ें कॉमन आप लोगों को बताई। एक तो बताया मैंने सीटी स्कैन क्या होता है, सीटी स्कैन के अंदर पेशेंट की प्रिपरेशन, पेशेंट प्रिपरेशन बताया मैंने, पेशेंट प्रिपरेशन बताया, ठीक है। क्या कहते हैं, मेटल पेशेंट का प्रिपरेशन, उसके बारे में अगर मैंने सीसीटी बताया तो आपको सीसीटी के बारे में बताया, एनसीसीटी के बारे में बताया, ठीक है। पेशेंट प्रिपरेशन के बारे में बताया, सीसीटी के बारे में बताया, एनसीसीटी के बारे में बताया, एंजियोग्राफीज के बारे में बताया, ठीक है। मेटल्स को रिमूव करने के लिए बताया, एलएमपी पूछने के लिए बताया, ठीक है। और क्या बताया, कंसर्न प्रॉपर साइन होने चाहिए, वो बताया मैंने, कंसर्न सिग्नेचर प्रॉपर होने चाहिए, अटेंडेंट होने चाहिए, ये सारी चीजें मैंने बताई। बट अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट एनसीसीटीज में नहीं है, बट बच्चा है तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट है। अगर न्यू नेटल बेबी है और छोटा बच्चा है तो भाई उसके तो रिक्वायरमेंट रहेगी ना, बच्चा पकड़ना है या सो नहीं रहा है, कुछ उसको मेडिकेशन, कोई तो फैमिली मेंबर्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बस सीसीटीज में ध्यान रखना है और क्या कहते हैं एंजियोग्राफीज में ध्यान रखना है कि कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है। फैमिली मेंबर हो तो बेटर है चीजें। और कंसर्न, ये सारी चीजें हैं पेशेंट प्रिपरेशन के अंदर कि क्या क्या होना है, एनसीसीटीज में क्या क्या है, सीसीटीज में क्या होता है, एंजियोग्राफीज में क्या है, ठीक है। मेटल को रिमूव करना है, ठीक है, मेटल रिमूव के बारे में बताया मैंने, एलएमपीज को पूछना है, कंसर्न सिग्नेचर करवाना है, अटेंडेंट, कैनुलेशन के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है। कैनुलेशन क्यों क्या इंपॉर्टेंट देता है, ठीक है। अब मैं आपको टॉपिक प्रॉपर कैनुलेशन के बारे में और कैनुला के बारे में बताऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है कुछ डाउट्स नहीं रह गए होंगे। अगर डाउट्स रह गए होंगे तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई भी डाउट्स रहा करें तो आप मेरे से पूछो, क्योंकि अब क्या कहते हैं, और वीडियोस को लास्ट तक देखा करो। ये नहीं कि आपने सडन बोरिंग हो रहे हो तो भैया उठा के बंद कर दी वीडियो, या 5 मिनट देखा चीज समझ में आ गई। आप जब तक फर्स्ट से लेके लास्ट तक नहीं देखोगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और एक मेरी वीडियोस को देखने का ये पर्पज है मुझे बनाने का कि आपको ओवरव्यू समझ में आ जाएगा कि ओवरव्यू क्या चल रहा है। ओवरव्यू से चीजें पता लग जाती हैं, अच्छा ऐसा ऐसा चल रहा है, क्राइटेरियाज और ये सारी चीजें फॉलो पता लग जाता है, ठीक है। आज की वीडियोस का बहुत, मैंने तो कभी इस टॉपिक्स को सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि सबको पता ही होगा। बट जब जो बच्चे अभी रिसेंट में आए हमारे पास, और भी जो बच्चे मुझे पूछते हैं, मुझे लगता है सबको पता ही होगा ये सारी चीजें। बट जो बच्चे मेरे पास, हमारे पास अभी टीम में जो बच्चे अभी ट्रेनिंग्स में आए हैं, जो हमारे टीम्स आती हैं बच्चे की ट्रेनिंग्स, 20-25-30 लोगों की टीम आती है, और भी हमारे कमेंट से तो मुझसे बच्चों ने पूछा कि सर आप हमें ये बेसिक्स ही चीजें नहीं पता लगती हैं। जब पेशेंट आता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, मतलब ये हमारा एनसीसीटी हो रहा था, हमें यही नहीं समझ में आ रहा था होता क्या है, पेशेंट भी आगे परेशान हो रहा होता है। तो मैंने आज पेशेंट्स के लिए बता दिया कि भैया पेशेंट अगर कुछ किसी डॉक्टर ने एनसीसीटी एडवाइस किया है, सीसीटी ब्रेन किया है तो, या कॉन्ट्रास्ट किया है, तो उसको भी पता लगे कि भैया पेशेंट्स के लिए भी एक अच्छी चीज है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अच्छी चीजें, नई चीजें बताई मैंने, ठीक है। तो क्लास में इतना कोई डिटेल्स में नहीं बताएगा। दूसरा, बच्चे जो ट्रेनिंग्स पे जा रहे हैं, नई नई जगह पे जा रहे हैं, उनको तो भाई हम कह देते हैं कि जाओ पेशेंट लेटा दो। अब पेशेंट लेटा दो, उनको क्राइटेरिया नहीं पता है, ठीक है। हम उनको बाद में डांट रहे हैं या बता रहे हैं कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, क्योंकि पहले उनको सब्जेक्ट तो पढ़ा दो, सब्जेक्ट के बारे में बता दो कि सब्जेक्ट करवाना क्या चाह रहे हो तुम। सब्जेक्ट पता होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब्जेक्ट यूजफुल सब्जेक्ट था, ठीक है, जो मैंने बताया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और कोई भी डाउट आए तो आप मुझे से पूछ सकते हो। थैंक यू।